वेलकम बैक टू योर चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट। दोस्तों, मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्राचीन भारत के इतिहास पे अध्ययन चल रहा है। हम लोग 100 क्वेश्चनों तक डिस्कशन कर चुके हैं और इससे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन है प्राचीन भारत के इतिहास पर। उससे पहले भी हम और डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के और प्रश्नों को देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना आपके लक्ष्यों के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। जो कि पहला प्रश्न क्या है कि मगध राज्य के उत्कर्ष पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। दूसरा कथन है इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में इसकी राजधानी जो थी वो मगध की राजधानी राजगृह बनी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तीसरा है भगवान बुद्ध के पूर्व वृद्धरथ तथा जरासंध यहाँ प्रतिष्ठित राजा थे। नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में जो कथन दिया गया उसमें से कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, मगध राज्य के उत्कर्ष पर विचार करने पर जो पता चला कि उसमें कितने कथन सही हैं, तो इसमें आपके ये तीनों ही कथन सही हैं। आइए देखते हैं तीनों कथन किस कूट पे दे रहा है। तो ये डी पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों का उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा से मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा कथन कह रहा है कि मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स तथा अवंती को मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था। मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है, जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये दो कथन हैं। उपयुक्त कूट का चयन करते हुए सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के विषय में जो कथन है ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। और दोनों ही कथन किस कूट पे दे रहा है, ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बराबर पहाड़ी प्रश्न क्या है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। आपके ऑप्शन है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तीसरा, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। चौथा क्या है कि ये अभिलेख 6ठी शताब्दी के हैं। अभिलेख जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। बताइए प्रश्न क्या है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही है। दोस्तों, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में जो एक कथन सही नहीं है वो कौन सा है कि ये अभिलेख 6ठी शताब्दी के हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रश्न क्या है कि प्राचीन भारतीय जनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रश्न ऑप्शन क्या है कि सभी महाजनपद अल्प मंत्री थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। दूसरा है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तीसरा है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। चौथा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा।
प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, यही कथन एक सही है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दो कथन दे रहा है। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित हैं। दूसरा है, यह उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो कूट का चयन करते हुए सही उत्तर देना है। कूट क्या कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं। कथन दूसरा कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, कथन पहला तो गलत सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। चौथा कह रहा है कि कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, अगर बात करें कि भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर जो थे वो प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरे कथन की बात करें तो उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया था? प्रश्न क्या है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? आपको ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। मगध के जिस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारण मारा गया, तो वो था अजातशत्रु। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु के विषय में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ, प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हुआ। दूसरा कह रहा है अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ, अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों को विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल तथा महाशिलांकटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कूट का चयन करना है। कूट कह रहा है एक और दो, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु के विषय में जो कथन सही है वो दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं कि अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ था, प्रसेनजित की पराजय हुई थी, लेकिन बाद में दोनों में समझौता हो गया। दूसरा है, अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ था, अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की, और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, जिससे बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए थे। तो दोनों कथन किस कूट में दे रहा है? बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काला अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इसको भी देखते हैं। तो काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ गया था। दूसरा कह रहा है, बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महाजनपद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तीसरा कह रहा है, महाबोधिवंश के अनुसार काला अशोक के 8 पुत्र थे, जिन्होंने काला अशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 23 वर्षों तक शासन किया। ऊपरी कूट का चयन करना है। तो दोस्तों देखिए, पहला कथन तो सही है कि काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ गया। दूसरा कथन कह रहा है कि बाणभट्ट रचित हरचरित के अनुसार काकवण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महा महाजनपद नहीं दोस्तों, ये महापद्मनंद होगा। इसको ये महापद्मनंद हो गई, गलत टाइप हो गया। महापद्मनंद नाम व्यक्ति ने चाकू मार के हत्या कर दी। तीसरा कह रहा है कि महाबोधिवंश के अनुसार काला अशोक के 8 पुत्र थे, जिन्होंने काला अशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 23 वर्षों शासन किया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों कि महाबोधिवंश के अनुसार काला अशोक के कुल 7 पुत्र थे, और जिन्होंने काला अशोक की मृत्यु के बाद 22 वर्षों तक शासन किया, ना कि 23 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 22 वर्षों तक शासन किया।
तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहला दूसरा कहाँ पे, सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महापद्मनंद के विषय में पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें इसने पद्मनंद को, यानी जो पुराण है उसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव में दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी महापद्मनंद का पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, सही कूट का चयन करना है। कूट कह रहा है पहला और दूसरा, केवल पहला, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महापद्मनंद के विषय पे जो विचार करना है, तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था। इसमें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव में दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया, ये सही है। दूसरा, महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। ये दोनों सही। तो दोनों किस कूट पे दे रहा है, ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्राचीन जनपद दिया हुआ है और एक तरफ राजधानी। तो प्राचीन जनपद देख लेते हैं पहले, क्या दिया है, कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। राजधानी दी है श्रीवस्ती, कौशाम्बी, अहिछत्र और इंद्रप्रस्थ। आइए मिलान करते हैं। तो देखिए, कुरु के जो प्राचीन जनपद था उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी क्या थी, तो पांचाल की अहिछत्र थी। कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी श्रीवस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। समझे, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौशल की राजधानी श्रवस्ती थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो कूट कौन सा हो जाएगा, तो कूट हो जाएगा आपका 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ पे, बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद जो स्थित था वो राजस्थान में स्थित था। कहाँ स्थित था, राजस्थान में स्थित था। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। प्रश्न क्या है कि मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। पहला कथन है, तांबे और लोहे के खानों से निकटता जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक था। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगृह पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से भी पूरी तरह सुरक्षित थी। तीसरा, दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण है कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। कूट का चयन करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो मगध के उत्कर्ष के लिए तीनों ही कारण उत्तरदायी हैं। तो कौन से ऑप्शन पे, सी पे हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में शक्तिशाली राज्य था। यानी 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में शक्तिशाली राज्य कौन सा था, गांधार, कन्नौज, सूरसेन, मगध। तो निम्नलिखित में से जो एक ईसा पूर्व यानी 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में शक्तिशाली राज्य था वो था मगध। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग में आम लोगों के जीवन शैली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के लिए ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया गया। दूसरा, ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। तीसरा है, ये भी दोनों। चौथा है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा, कि नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में जो कथन सही है वो कौन सा होगा, कि कलशों का उपयोग मृतकों की अंत्येष्टि के लिए ताबूतों के रूप में इस्तेमाल किया गया। ग्रामीण समुदायों का जीवन गतिहीन था। तो क्या हो जाएगा ये,
ए बी दोनों हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है मनुस्मृति, महाभारत, चरक संहिता या फिर अर्थशास्त्र। तो जिस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान के नाम से जाना जाता है वो है चरक संहिता। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन प्रश्नों को देता है जो आपके लक्ष्य को पहुँचाएगा। अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके और प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी इमारतें, प्रशासनिक प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी ईंटों से बनी इमारतें। तो तीसरा राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस राजा ने प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह संबंध स्थापित किया जिससे उन्हें नसीढ़ी समर्पण काशी का भूभाग प्राप्त हुआ। तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न से दो प्रश्न तैयार होंगे। प्रसेनजीत की बहन का क्या नाम था? कौशल देवी। और उस राजा का नाम बताना है जिसका कौशल देवी से विवाह हुआ था, जिसने नसीढ़ी समर्पण काशी का भूभाग प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयभद्र या महानंदिनी। तो जिस राजा ने प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह संबंध स्थापित किया जिसे नसीढ़ी समर्पण काशी का भूभाग प्राप्त हुआ, वो था दोस्तों आपका बिंबिसार। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? प्रश्न क्या है, गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन है मत्स्य, तक्षशिला, अस्मक, कम्बोज। तो गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? प्रश्न क्या है कि कौन सा अशोक का अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपका ऑप्शन है बाषाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुन्नीदेही स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों अशोक का अभिलेख जिस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो उस अभिलेख का नाम है रुन्नीदेही स्तंभ अभिलेख। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है कारू, सारनाथ, अमरावती, सांची। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है सारनाथ। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किससे वसूल किया था? प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर किस वसूल किया था? किसान से, चरवाहों से, शिल्प व्यक्ति से, शिकारी और संग्रहकर्ता से। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में भाग नामक कर जिनसे वसूल किया था वो थे किसान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है?
प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? आपके ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुफा लेख, रूम नदी स्तंभ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, धन देव का अयोध्या अभिलेख। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ये है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, माफ़ कीजिएगा लेख, गुम्फा लेख। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? प्रश्न क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती। तो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? तो सोथीवती राजधानी थी चेदी की। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न क्या है कि कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अवंती, वत्स, अस्मक, कम्बोज। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो वह दोस्तों जो महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है उसका नाम है अस्मक। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो निम्नलिखित में से जिसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था वो है बिंबिसार। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार श्रृंखला का प्रश्न श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए वीडियो को कैसी लगती है और आप उत्तर दिया करें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो 1000 से 1500 के ऊपर तक प्रश्नों को लगाया जा चुका है, देखा जा चुका है। तो आपने प्ले लिस्ट में जा करके प्राचीन भारत के इतिहास यानी हिस्ट्री प्ले लिस्ट में जा करके आप प्राचीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास या और भी प्रश्नों को देख सकते हैं। ये फिर मिलेंगे इसी प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।